नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णरा और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल डीड के बारे में कि किसी भी प्लाट या ज़मीन की रजिस्ट्री या खरीद बिक्री में सेल डीड का क्या रोल होता है, सेल डीड क्या होता है और सेल डीड कितना महत्वपूर्ण है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि विस्तृत रूप से समझ में आए कि एक्चुअल में सेल डीड है क्या, क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंस है सेल डीड का और सेल डीड बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और ब्यूरो लगते हैं सेल डीड में। तो पूरा विस्तृत ब्रीफ करेंगे सेल डीड के बारे में। तो सेल डीड को पूरे विस्तृत रूप से समझने के लिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे किसी वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा सेल डीड को समझने के लिए। तो समय को बिना गंवाए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं सेल डीड की प्रक्रिया। सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले और सेल डीड का एक परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में सेल डीड का परिभाषा क्या है, सेल डीड का मतलब क्या है। तो आइए समझते हैं सेल डीड का परिभाषा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सेल डीड को हिंदी में विक्रय पत्र या बैनामा पेपर के भी नाम से जाना जाता है। तो सेल डीड मूल रूप से एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के मालिक या विक्रेता को संपत्ति के अधिकारों को खरीदारों के नाम पर स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है। तो ये परिभाषा होता है सेल डीड यानी विक्रय पत्र या बैनामा पेपर का। तो अभी सेल डीड को हमने समझा पारिभाषिक तौर पर और सेल डीड को पारिभाषिक तौर पे समझने के साथ साथ चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सेल डीड के बारे में। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी हम कोई मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो चलो मान लो कि हमको एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल गई और ये हमें प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट कर ली, ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई जिसको हमें ख़रीदना है। तो किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शंस करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए दो पक्ष होता है। पहला पक्ष होता है विक्रेता और दूसरा पक्ष होता है क्रेता। तो पहला पक्ष है सेलर जो कि विक्रेता होता है और दूसरा पक्ष होता है बायर जो कि क्रेता होता है। तो ये प्रॉपर्टी इन्होंने फाइंड आउट कर ली क्रेता को प्रॉपर्टी पसंद आ गई। अब सेलर ने एक रेट बोला, सेलर ने एक रेट बताया कि जैसे कि सपोज दैट कि मैं इस प्रॉपर्टी को 12 लाख में बेचूंगा। तो क्रेता ने बोला कि नहीं, मुझे 12 में नहीं, मुझे 10 में चाहिए, 11 में चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट वो प्राइस कोई भी हो सकता है, प्राइस यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे कि इन दोनों के बीच में काफ़ी निगोशिएशन करने के बाद क्रेता और विक्रेता के बीच का प्राइस जो है फिक्स हो गया। इस प्रॉपर्टी का प्राइस भी फिक्स हो गया कि चलो जी ये फाइनल प्राइस निकल के आई 10 लाख। तो इस 10 लाख पे विक्रेता बेचने को तैयार है और क्रेता खरीदने को तैयार है। तो इनका फाइनल प्राइस आ गया 10 लाख। तो प्रॉपर्टी देखने के बाद, निगोशिएशन करने के बाद जब इनके रेट्स फाइनल हो जाते हैं, जैसे कि प्राइस इनका फिक्स हो गया 10 लाख, तो उसके अगले का जो आगे का स्टेप होता है वो होता है एडवांस करना, उस प्रॉपर्टी पे एडवांस करना, ताकि ये दोनों लोग सिक्योर हो जाए कि विक्रेता किसी और पार्टी के साथ नहीं डील करेगा और क्रेता भी कहीं और नहीं जाएगा। तो उसके लिए एडवांस करना होता है। तो ये एडवांस होता है। तो एडवांस जनरली 10% 10 to 12% तक का रूल्स होता है कि टोटल अमाउंट का 10 to 12% दे सकते हैं आप एडवांस के तौर पे। तो जैसे मान लो अभी 10 लाख पे एडवांस के तौर पे 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पे बायर ने सेलर को दे दिया। ठीक है, तो एडवांस हो गया। एडवांस के बाद जो प्रक्रिया आती है वो होता है सेल टू एग्रीमेंट का। अब सेल टू एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है जो कि स्टाम्प पेपर या नोटरी पे होता है, जिसमें लिखा होता है, जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमने इस प्रॉपर्टी को इस प्राइस पे हमने लिया है और इतना हमने रुपए एडवांस दिया है और बाकी का 2 महीने 3 महीने हमने टाइम लिया है इसका फुल पेमेंट करके रजिस्ट्री कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्रीमेंट पे लिखी होती है, जो दोनों लोगों की आपसी सहमति होती है। तो सेल टू एग्रीमेंट पेपर बन जाने के बाद अब बारी आती है रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री के अब बारी आती है रजिस्ट्री की। तो रजिस्ट्री के दौरान जो है अब ये सेल डीड का नंबर आता है, रजिस्ट्री में जो बनता है आपका सेल डीड। तो अब बारी आ गई सेल डीड। तो यहाँ पे जो होता है इसका रोल होता है सेल डीड का कहाँ पे? रजिस्ट्री के टाइम। रजिस्ट्री के टाइम पे जो पेपर बनता है उसको सेल डीड या बैनामा पेपर कहते हैं। अब रजिस्ट्री होने से पहले आपका बनता है सेल डीड
और सेल डीड पे पूरी प्रक्रिया, पूरी मेंशंस लिखने के बाद इसको कराना पड़ता है हमें रजिस्टर्ड। इसको कराना पड़ता है हमको रजिस्टर्ड, तब जाके ये लीगल तौर पे ये मान्य होता है सेल डीड। और रजिस्टर्ड होता कहाँ से है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तब जाके सेल डीड लीगल तरीके से माना जाता है। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया किसी भी प्लॉट या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का, जिसमें ये रोल होता है सेल डीड का। एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, जैसे आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीद के आप शॉप से लेके आए, तो क्या गारंटी है कि वो मोबाइल फ़ोन आपकी है। आपने एक किसी दुकान से, शॉप से मोबाइल ख़रीदा, अब वो मोबाइल लेके आ रहे हैं, मैंने पूछ दिया कि भाई मोबाइल आपका है, क्या गारंटी है कि मोबाइल आपका है, तो आप क्या दिखाओगे, उसके रिसिप्ट दिखाओगे जो आपके नाम से बिल वाउचर्स वगैरह वगैरह कटे हुए हैं, तभी तो प्रूफ करता है कि हाँ मोबाइल आपका है, आपने ही परचेज करा है। तो ठीक उसी टाइप से ये सेल डीड होता है कि क्या प्रूफ है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। कल को ये विक्रेता भी बोल सकता है भाई प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो ये सपोर्टेड मान लो सर्टिफिकेट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, और ये आपका प्रूफ होता है, ये आपको अथराइज बनाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब इस पर्सन की ना होकर इस पर्सन की है। तो ये है पूरा सेल डीड। तो अभी देखते हैं कि सेल डीड में लगने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से वैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सेल डीड बनाते टाइम लगते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लेते हैं, सेल डीड को बनाते टाइम लगने वाले। तो सबसे पहले सेल डीड को बनाते टाइम जो भी क्रेता है, क्रेता मतलब बायर है प्रॉपर्टी का, जो खरीदार है, तो क्रेता का पूरा ब्यूरो डिटेल्स लगेगा उसका, जैसे कि आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और उसका थंब। तो आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, उसका थंब लगता है क्रेता का। सेम डॉक्यूमेंट्स विक्रेता का भी लगेगा, आधार कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर और थंब। साथ में गवाह होता है जो गवाही देता है, तो गवाह का भी फ़ोटो, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर लगता है। और उसके बाद जो है अगला डॉक्यूमेंट्स आता है प्रॉपर्टी का विवरण। प्रॉपर्टी का विवरण मतलब कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, कौन से लोकेशन में प्रॉपर्टी है ना, उसका क्षेत्रफल क्या है, डायमेंशन क्या है उस प्लॉट का या उस प्रॉपर्टी का, उसका गाटा संख्या क्या है ना, उसकी चौहद्दी क्या है, उसके दाएं बाएं या सामने क्या क्या स्थित है। तो ये सारी डिटेल्स लगेंगी प्रॉपर्टी का। और उसके बाद लगेगी पैसे की लेन देन का विवरण, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आपने करा है, कितने में तय हुआ है, कितने में आप बाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये पूरा पैसे की लेन देन का ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे शो होता है, कितना आपने कैश दिया है, कितना नेट बैंकिंग से या चेक से दिया है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन्स होती है। और उसके बाद फिर आता है नो ड्यूज रिसिप्ट। तो नो ड्यूज रिसिप्ट उस कंडीशन में होता है कि जब उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी बायर ने जो है लोन ले रखा हो, तो उस कंडीशन में नो ड्यूज रिसिप्ट लगता है कि क्या उस प्रॉपर्टी पे लेने वाला लोन इन्होंने चुकता कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो वहाँ पे नो ड्यूज रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस प्रॉपर्टी पे किसी टाइप का लोन नहीं ले रखा है तो वहाँ पे नो ड्यूज रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद जो है सेल डीड पेपर तैयार होता है, जो कि स्टाम्प पेपर पे पूरा मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। तो ये इतना डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि एक प्रॉपर सेल डीड बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मेरे पास एक सेल डीड पड़ा हुआ है, तो मैं उस सेल डीड को आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये है वो सेल डीड, अगर आपको कैमरे से क्लियर दिख रही होगी। तो ये मैं एक सेल डीड दिखा देता हूँ आपको। तो ये हाल ही में एक रजिस्ट्री हुई थी हमारी कंपनी द्वारा। तो ये सेल डीड मेरे सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक सैंपल आपको दिखा दूँ। तो ये है सेल डीड, जो कि आप देख सकते हैं क्रेता का, बायर का, क्रेता, विक्रेता और गवाहों का भी फ़ोटो और थंब लगा हुआ है। और पूरी डिटेल जो है इस पे लिखा हुआ है, कितने में खरीदारी हुई है, क्या रेट है, पूरी चौहद्दी। तो आप देख सकते हैं टोटल ये 14 से 15 पेज का ये पूरा सेल डीड है। तो इस टाइप का कुछ सेल डीड होता है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सेल डीड होता है। ये है आपका सेल डीड। आप पीछे देख रहे होंगे कि इस एरिया में ये पूरा चौहद्दी जिसको बोलते हैं, पूरा लैंडमार्क एरिया, क्षेत्रफल, चौहद्दी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दर्शाई जाती हैं, नीचे थंब। तो बस यही है आपका सेल डीड। तो आप एक देख सकते हैं कि सेल डीड किस टाइप का दिखता है और किस टाइप का होता है। तो उम्मीद है कि सेल डीड में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे कि सेल डीड में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप सेल डीड आपको बनवाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं।
और सेम आपका सेल डीड बनने के बाद इसी टाइप का सेल डीड जो है आपका बन के तैयार होगा। और सेल डीड बनने के बाद रजिस्ट्री कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो प्लीज़ आप सेल डीड को बनवाने के बाद रजिस्टर्ड जरूर करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में सेल डीड का पूरा माजरा आपको समझ में आया होगा। सेल डीड को अच्छे से आपने समझा होगा कि क्या होता है सेल डीड, क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट है सेल डीड, और सेल डीड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा सेल डीड में सेल डीड का बेसिक डिटेल्स कवर करने का प्रयास करा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर किसी टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक नीड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक से वीडियो बनाने का। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।